बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया। उसके बाद कुछ टाइप्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी आपको बता दी गई। आज हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर CH4 है, मीथेन है, और मीथेन की शेप क्या होती है, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, और हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सेंट्रल एटम क्या है। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, px में 1 है, py में 1 है, ये ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद यही कार्बन जब बॉन्डिंग के लिए तैयार होगा, यानी कि अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब इसको एनर्जी देंगे तो उसके बाद होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये एक्साइटेड स्टेट है। इसमें कार्बन को देखें कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं। अगर एक s ऑर्बिटल हो और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं तो हम कहते हैं आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो लिहाजा जरा गौर करना, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, फिर ये px है, ये py है, ये pz है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये किस शेप में अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रल शेप में। टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.28 डिग्री। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल होगा। तो इस तरह से जो शेप है इसकी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप आपके सामने बनाई हुई है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो है क्या कहते हैं, इसके दूसरी फॉर्म में यानी बॉन्ड बनाकर इसको लिखा हुआ है। ये इसकी टेट्राहेड्रल शेप है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब आपको बताना है NH3, इसकी शेप क्या है। इसको भी हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इसकी शेप बतानी है। और शेप बताने के लिए आपने क्या करना है? सेंट्रल एटम की सिलेक्शन करनी है, जो कि आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब इसका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p1, और उसके बाद ये py1, pz1। ठीक है। अब इस वाले केस में और इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट अलग थी, एक्साइटेड स्टेट। इसमें ग्राउंड स्टेट भी यही है और एक्साइटेड स्टेट भी इस वाले केस में यही है। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि आगे कोई आपको अलग ऑर्बिटल फ्री नजर नहीं आ रहा। अब इस वाले केस में अगर आप गौर करें तो कितने ऑर्बिटल हैं जो कि नाइट्रोजन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं? उनमें से s ऑर्बिटल है, px है, py है और pz है। चूंकि इन सब में हमें इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो सारे ऑर्बिटल इस वक्त क्या हो रहे हैं? हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब गौर करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, क्योंकि यहाँ पर भी एक s है और कितने p हैं? 3 p हैं। इस वाले केस में शेप क्या होगी? ये थोड़ा सा केस इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, जरा गौर करें ये ऑर्बिटल, अगर मैं यहाँ इन्हीं ऑर्बिटल को यहाँ पर देखें, मैं बनाता हूँ, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइज्ड हो जाने के बाद
यहाँ पर देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ऑर्बिटल, यहाँ पर आकर हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाला जो पेयर है जो यहाँ नजर आ रहा है, ये फ्री पेयर है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये लोन पेयर है, ये बॉन्डेड पेयर नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये देखिए हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आकर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो लिहाजा इस लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि रिपल्जन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर की जो अरेंजमेंट होती है इनके दरमियान क्या होता है, रिपल्जन होती है, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पर आप देखें ये एक दूसरे को सब रिपेल करते हैं, इसी वजह से तो एक दूसरे से दूर रहते हैं ये, ठीक है। तो ये चूंकि लोन पेयर है और लोन पेयर की रिपल्जन इन बॉन्डेड पेयर के मुकाबले में ज्यादा होती है। इस रिपल्जन की वजह से ये जो टेट्राहेड्रल शेप होती है वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, बल्कि उसमें वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, उस शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, वो शेप क्या बन जाएगी, वो शेप बन जाएगी पैरामिडल, ठीक है। तो हम कहेंगे कौन सी शेप है ये, पैरामिडल, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, ये नाम भी आप दे सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो है यानी कि टेट्राहेड्रल जो शेप है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और इस वजह से जब यहाँ पर और यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा इसमें भी चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, ये एंगल 107 डिग्री हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली आपने देखा, इसे यहाँ देखा कि 109 होता है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है, रिपल्जन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये करीब आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल यहाँ कम हो जाता है, फर्क आ जाता है। इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, लेकिन लोन पेयर आ जाने की वजह से शेप क्या हो जाती है, पैरामिडल, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर आएगा 107 डिग्री। तो इस तरह से ये होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर देखें H2O। अब हम इसकी शेप देखेंगे। H2O में आप ये देखें कि सेंट्रल एटम क्या है, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अब आप काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं, आपको समझ आ गई होगी कि इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर वैलेंस शेल में देखें S में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 2, py1, pz1, ठीक है। इसको भी आप खुद समझ जाएं कि यहाँ पर भी क्या होगा कि इसकी ग्राउंड स्टेट भी यही होगी, एक्साइटेड स्टेट भी यही होगी, इसलिए दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में कितने s ऑर्बिटल हैं और कितने p ऑर्बिटल हैं। ये एक s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है, ये pz है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ सारे के सारे ऑर्बिटल यहाँ पर भी हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते, वो केसेस हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं इसकी, इस वाले केस में ये सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। जब हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं इस शेप को बनाऊं तो यहाँ पर आपने गौर करना है कि ये 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और यहाँ इलेक्ट्रॉन सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है इस वाले केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स मौजूद हैं। जब 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं तो क्या होता है, ये 2 लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से रिपल्जन बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं इस रिपल्जन को यहाँ समझाता हूँ। देखें यहाँ पर ये 2 लोन पेयर की रिपल्जन बढ़ जाने की वजह से ये बॉन्ड पेयर क्या होता है, करीब आ जाते हैं। करीब आ जाने की वजह से ये बॉन्ड एंगल और भी कम होकर क्या हो जाता है, 104.5 डिग्री।
तो लिहाजा इस वाले केस में भी शेप में भी चेंज आ जाएगा। शेप क्या हो जाएगी, इसको कहते हैं वी शेप या बेंड शेप कहते हैं। इस शेप का नाम है बेंड शेप कहते हैं, बेंड शेप कहते हैं, या इसको वी शेप कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या है, 104.5 डिग्री। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स आपको और भी बताने हैं। आप जल्दी से जो आपको मॉलिक्यूल बताए गए हैं इनका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट बनाएं। उसके बाद फिर आपको कुछ और मॉलिक्यूल के बारे में बताना है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसकी शेप क्या है। इसकी शेप देखने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो बोरॉन इसमें सेंट्रल एटम है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। जब एटॉमिक नंबर 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आएगी, 5 का मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। उसके बाद इसके वैलेंस शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ और इसके साथ। देखिए, इसमें ग्राउंड स्टेट भी यही थी, एक्साइटेड स्टेट भी यही थी ऑक्सीजन वाले केस में। ठीक है, लेकिन ये केस डिफरेंट है। इस केस में सेम शेल है, इसमें कुछ ऑर्बिटल्स फ्री हैं। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा तो उस वक्त इसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। अब आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में हैं। एक s ऑर्बिटल में है, एक px, एक py। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 और p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज। तो लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो ट्राइगोनल शेप में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। और उसके बाद जो है इस के साथ फ्लोरीन आकर अटैच होगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था कि फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो ये स्टूडेंट है BF3 की शेप। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, BeCl2, इसकी बात करते हैं। शेप क्या है, तो शेप बताने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एटम। बेरिलियम का सेंट्रल एटम जो है वो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आएगी। फिर इस तरह से इसमें ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और इसी तरह से जब इसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले ऑर्बिटल में जाएगा, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने जो है ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और एक p, तो लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। ठीक है, तो शेप कैसी हो जाएगी, शेप हो जाएगी लीनियर। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो लीनियर शेप में होते हैं। और यहाँ पर जो है इसके साथ कौन आकर कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, एक Cl का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में होता है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने आ गया। और बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसे बताते हैं। इस थ्योरी को अप्लाई करके हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप्स पढ़ी हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा भी ज़रा और मॉलिक्यूल्स पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको चंद एक मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं और होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप अगर हमने बतानी है
बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो किस तरह से बताएंगे, बाकी जो है अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, कमेंट में जाकर जो है सवाल पूछ सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।